गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मैट्रिसेज में इक्वल मैट्रिसेज के बारे में पढ़ेंगे कि दो मैट्रिक्स आपका इक्वल कब होगा। और इसी से सिर्फ इक्वल मैट्रिसेज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 to 10 वो हम लोग करेंगे। इक्वल मैट्रिक्स से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछा है 2012, 13, 16, 19 और 20 इतने साल में 1 मार्क का क्वेश्चन है सो पूछा, ये सारा आज हम लोग करने वाले हैं और बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो इसको देखते हैं इक्वल मैट्रिक्स किसको कहेंगे। तो दूसरा पॉइंट में लिखिए इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिसेज। सेकेंड पॉइंट में लिखिए इक्वल मैट्रिसेज। दो मैट्रिक्स आपका इक्वल कब होगा। तो सबसे पहला बात कि दोनों सेम टाइप का मैट्रिक्स होना चाहिए और दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होना चाहिए। पहले डिफिनेशन लिखिए, टू मैट्रिसेज ए एंड बी of the same type, two matrices A and B of the same type are said to be equal, are said to be equal if their corresponding elements are equal. If their corresponding elements are equal. एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पर ए एक हम मैट्रिक्स ले रहे हैं 1 2 3 0 4 5। एक दूसरा मैट्रिक्स हम ले रहे हैं 1 2 3 0 4 5। डिफिनीशन में आइए, डिफिनीशन में क्या कह रहे हैं कि इक्वल मैट्रिक्स हम लोग तभी कहेंगे जब वो सेम टाइप का मैट्रिक्स हो। सेम टाइप का मतलब क्या समझते हैं, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो पहले हम लोग देखते हैं कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है कि नहीं। तो हम आपसे अगर पूछें कि अच्छा बताइए ये जो मेरा मैट्रिक्स यहाँ लिखा हुआ है इसका ऑर्डर क्या है, तो आप क्या कहेंगे 2/3 मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे 2/3 मैट्रिक्स। क्यों ये 2/3 मैट्रिक्स हुआ, तो यहाँ पे 2 रोज है, ठीक है, और यहाँ पे 3 कॉलम्स है। तो ऑर्डर जो मैट्रिक्स का निकलता है वो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे 2/3 मैट्रिक्स। ये आपका किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसमें भी आपका 2 रोज है, इसमें भी आपका 2 रोज है, रोज नंबर 1 रोज नंबर 2, और इसमें 3 कॉलम है, कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2 कॉलम नंबर 3। तो किसी भी ऑर्डर का जो मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि ये भी है सो आपका 2/3 मैट्रिक्स है। तो पहला बात तो क्लियर हो गया कि सेम टाइप का मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। आर सेड टू बी इक्वल। अब इसके बाद क्या कहता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है सो इक्वल होना चाहिए। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स किसको कहेंगे, एलिमेंट्स बताए थे कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट मतलब नंबर लिखा हुआ है उसको एलिमेंट कहते हैं। और कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ कि दोनों का पोजीशन, जैसे अगर हम ए मैट्रिक्स का A1 और दूसरा मैट्रिक्स का A11, ए मैट्रिक्स का A11 और दूसरा मैट्रिक्स का A11 इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर देखिए तो 1 पोजीशन यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पर क्या है 1 2 पोजीशन पे दोनों सेम है 2 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, और ये पोजीशन क्या हो गया 2 3, ये पोजीशन क्या है 2 3। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल है, तब हम कहेंगे कि ए और बी है सो इक्वल मैट्रिक्स होगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ये सोचेंगे कि दो मैट्रिक्स
ए और बी इक्वल होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा तो गलत हो जाएगा। ऑर्डर तो सेम होना ही चाहिए, साथ ही साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपका इक्वल होना चाहिए, या आप कहेंगे कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपका इक्वल होना चाहिए, तब ये सही है। क्यों? जैसे ही आप बोलेंगे ना कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ऑर्डर सेम हो जाएगा, क्योंकि जब तक ऑर्डर सेम नहीं होगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है सब लोग को? तो इक्वल मैट्रिक्स हम लोग कब कहेंगे? सबसे पहला बात कि दोनों सेम टाइप का मैट्रिक्स होना चाहिए, और दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या आ गया कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ए इक्वल बी, देन ए इक्वल टू बी। बस इतना ही डेफिनेशन था इक्वल मैट्रिक्स का। अब इसी से रिलेटेड जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस है पहले उसको करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आया है 1 मार्क का उसको हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लास्ट क्लास में बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 13 लिखिए। ये आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द इक्वेशन दिस इक्वल टू दिस। आपको क्वेश्चंस में कह रहा है कि ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, कैसा मैट्रिक्स है? तो इक्वल मैट्रिक्स है। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालिए। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला काम कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ या जो इक्वेशन दिया हुआ उसको हम लोग लिख लेंगे कि गिवन दिस इक्वल टू दिस 4 3 x 5 y z 1 5। अब ये दोनों मैट्रिक्स कैसा है? इक्वल मैट्रिक्स है। और इक्वल मैट्रिक्स में हम क्या बताएं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है सो इक्वल हो जाता है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होता है? इक्वल हो जाता है। तो एक लाइन यहां पे हम लिखेंगे कि सिंस बोथ द मैट्रिसेस आर इक्वल। यहां पे दोनों मैट्रिक्स क्या है? इक्वल है। सो यहां पे कॉमा होगा, सो देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। सो देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं? इसका मतलब अब ये हो गया, देखिए अभी बताए थे ये पोजीशन क्या है? A11 और ये पोजीशन क्या है? A11, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो यहां से आपका क्या निकल गया? y इक्वल टू 4। नहीं, फिर देखिए यहां पर 21 के पोजीशन पे x है और यहां पे 21 के पोजीशन पे 1 है, तो हम क्या लिखेंगे? x का वैल्यू 1। यहां पर देखिए z है और यहां पे 3 है। ये किस पोजीशन पे है? 1 2 पे। तो 1 2 पोजीशन पे 3 है और यहां पे 1 2 पोजीशन पे z है। तो इसे आपका इक्वल मैट्रिक्स है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होगा? इक्वल। तो यहां से निकल गया, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि देयरफॉर x इक्वल टू 1। यहां से क्या निकला? y इक्वल टू 4। देख लीजिए y इक्वल टू 4 और z का वैल्यू क्या आ गया? 3। ठीक है, z इक्वल टू क्या आ गया? 3। यही आपका आंसर हो गया। बस इतना कर देंगे ना तो 1 मार्क आता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड। इसमें देखिए क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द इक्वेशन। इसमें भी आपको क्या कह रहा है? एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालिए। ठीक है, अब देखिए कितना आसान है, इक्वेशंस को आप सोल्व करने के लिए जानते हैं, दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। तो फिर हम क्या लिखेंगे? x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये इसके बराबर होगी। इस यहां से हम चाहे तो x या y किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां से क्या हो गया? y इक्वल टू 6 माइनस x। ठीक है, y का वैल्यू निकाले, राइट साइड चला गया तो 6 माइनस x, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, यहां से देखिए z का वैल्यू निकल जाएगा, 5 प्लस z इक्वल टू 5। तो z इक्वल टू क्या गया? 0। x इंटू वाई इक्वल टू क्या होगा? 8।
एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा 8, y का वैल्यू आप निकाले हुए हैं, इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 6 माइनस एक्स इक्वल टू 8। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू 8। सबको राइट साइड लेके चले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। शॉर्टकट मेथड आपको बताया हुआ है। अब कोई जरूरी नहीं है ना कि x का वैल्यू यहाँ पे निकाले तो आप फैक्टराइज करके निकालिए या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला है उससे निकालिए। अब आप 12th के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आप डायरेक्ट x का वैल्यू लिख सकते हैं। ट्रिक सबको पता है। ट्रिक में आपको क्या बताए थे कि दो नंबर ऐसा सोचिए कि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए और दोनों को जोड़ दें तो -6 आ जाए। अब इसको हम लोग कैसे, दो नंबर कैसे सोचते हैं, तो यहां पर तो कुछ है नहीं, 1 है, ठीक है। अगर यहां पर रहता कोई नंबर तब बोलते इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आएगा उसके बारे में फिर सोचना होता है, ठीक है। यहां पे x का कोफिशिएंट 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 8 का मल्टीपल क्या होगा 8 इंटू 1, और क्या हो सकता है 2 इंटू 4, यही हो सकता है ना। तो इसी में से अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 तो आना ही आना है क्योंकि 8 का हम फैक्टर लिखें। अब रह गया कि दोनों नंबर मेरा है, दोनों नंबर को ऐड करें तो -6 आ जाए। इसका मतलब क्या होगा कि -2 इंटू -4 हम जब कर देंगे तो दोनों को हम मल्टीप्लाई किए तो 8 आ गया और दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा -6। तो आंसर हम क्या सिखाए थे कि यहां पे दो नंबर कौन कौन आ गया -2 और -4। तो आप क्या कीजिए साइन को चेंज कर दीजिए। निगेटिव जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव जो होता है निगेटिव होता है। और इसके बाद अगर x का कोई कोफिशिएंट होता तो उतना से डिवाइड करते हैं। तो ये सब आपको सिखा दिए, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब देखिए x का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया 2 और 4 आ गया, तो यहां से y का वैल्यू निकल सकता है। यहां से x का जब वैल्यू 2 और 4, किसी इससे भी आप निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। अब इसी से अगर हम निकाल लें तो x के जगह पे 2 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा 4, और x के जगह पे 4 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा 2। तो इस तरह से कैलकुलेशन कर करके हम लोग x y z निकाल सकते हैं। तो खुद से ये सब क्वेश्चन जो है ना खुद से कीजिए, उतारिएगा तो उससे बहुत सिंपल है, इक्वेशन से आपको सोल्व करना है। सबसे पहला काम क्या लिखते हैं कि गिवन दिया हुआ है दिस इक्वल टू दिस, मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये दोनों मैट्रिक्स कैसा है इक्वल मैट्रिक्स है। तो एक लाइन लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स है सो इक्वल है, इसी के चलते इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दिस इंप्लाइज x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो यहां से आप x या y किसी का भी वैल्यू निकाल लीजिए। हम y का वैल्यू निकालेंगे तो y दिस इंप्लाइज y इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस x, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ था एक्स वाई इक्वल टू 8। अब इसमें फ्रॉम 1 से हम क्या करेंगे y का वैल्यू पुट कर देंगे। तो y का वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दिस इंप्लाइज x इनटू, और y के जगह पे क्या लिखेंगे 6 माइनस x इक्वल टू क्या हो गया 8, ठीक है। इसमें हम क्या किए y का वैल्यू पुट कर दिए फ्रॉम 1 से 6 माइनस x और इक्वल टू 8 था तो 8 लिख दिए। यहाँ पे बगल में आप लिख लो फ्रॉम 1। अब इसको जब आप किए हैं तो क्या हो गया था 6x, इसको इधर किए तो माइनस एक्स स्क्वायर और सारे को राइट साइड लेके चले गए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया दिस इंप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ट्रिक से अभी हम आपको बताएं x का वैल्यू क्या आ गया 2 और 4, x का वैल्यू क्या आ गया 2 और 4। ट्रिक सब लोग जानते हैं ना, ठीक है। तो ये तो x का वैल्यू निकला। अब यहीं से हम y का वैल्यू निकाल देंगे फ्रॉम 1 से। तो देखिए तो x के जगह पे यहाँ पे 2 पुट कीजिएगा तो 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा 4, और x के जगह पे 4 पुट कीजिएगा तो 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा 2। यानी कि x का वैल्यू अगर 2 है तो y का वैल्यू 4, और x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 2।
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1, ठीक है, व्हेन x इक्वल टू 2 देन व्हेन x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू 4 एंड फिर क्या हो जाएगा कि व्हेन x इक्वल टू 4 देन y इक्वल टू 2। और यहां से क्या निकाले थे, इससे क्या निकाले थे, 5 प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, तो दिस इंप्लाई 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो देयरफॉर जेड इक्वल टू क्या होगा 0। तो फाइनल आंसर क्या आ गया कि x का वैल्यू अगर आप 2 लिए तो y का वैल्यू आपका 4 आ गया और z का वैल्यू 0 आ गया, एंड x का वैल्यू आप 4 लिए तो y का वैल्यू 2 आ गया और z का वैल्यू 0 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। इसको कंप्लीट कीजिए। सभी लोग कंप्लीट कर लिए। इससे आसान नहीं हो सकता है, बस इतना ही जान लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहे हैं, ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 6 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्वेश्चंस था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड देखिए। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द इक्वेशन। यहाँ पे एक मैट्रिक्स है x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ एक्स जेड वाई जेड और इधर है 9 5 7। सबसे पहली बात, ये दोनों क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। क्यों इक्वल हुआ, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये अगर हम आपसे पूछें कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है तो 3/1, और ये भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3/1, और इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ, इक्वल का साइन दिया हुआ, इसका मतलब ये क्या हो गया, दोनों इक्वल मैट्रिक्स। और इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, नहीं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखिए इक्वल होगा तो आप क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। यहां से क्या हो जाएगा, x प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, इसको है सो इक्वेशन 2 मान लीजिए। y प्लस जेड इक्वल टू 7, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। मेरे को x y z का वैल्यू निकालना है। अब देखिए तो यहाँ पर x और z का टर्म है, अगर 1 में 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x और z कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा y, और यहाँ पे 9 माइनस 5 करेंगे तो 4, y निकल गया। ठीक उसी तरह से y z, अगर हम 1 में 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y z कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 9 में 7 चला गया तो क्या बच गया 2। z का वैल्यू निकालना है तो इसमें भी z है, इसमें भी z है, आप 2 या 3 किसी से निकाल लीजिए। हम अगर यहाँ पे 2 से निकाल लेते कि z का वैल्यू क्या होगा, तो z इक्वल टू क्या लिखते, 5 माइनस एक्स, और x मेरा कितना आया है 2, तो कितना आ गया 3, तो x का वैल्यू आ गया 2, y का वैल्यू 4 और z का वैल्यू 3। है आसान, खुद से कीजिए। तो यहां पे सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, गिवन, यही आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है, दिस इक्वल टू दिस, और ये क्या है इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स है तो नीचे एक लाइन लिख लीजिए कि द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टू इक्वल मैट्रिसेस आर इक्वल। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होगा, इक्वल होगा। द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टू इक्वल मैट्रिसेस आर इक्वल। तो क्या हम यहां पे लिखेंगे, दिस इंप्लाई x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दिस इंप्लाइज x प्लस जेड इक्वल टू 5, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और दिस इंप्लाइज y प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। फिर हम लोग क्या किए थे, 1 में 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 1 माइनस 2 बी गेट। 1 माइनस 2 जब हम लोग करेंगे तो अभी हम बताए भी थे, 1 माइनस 2 जब आप करेंगे तो ये क्या होगा, x और z कैंसिल, तो बचेगा क्या 5y, और 9 माइनस 5 जब आप करेंगे तो 4। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इसमें तो बहुत ज्यादा कुछ लेंदे है नहीं, तो यहाँ पे हम लिख कर सकते हैं कि दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 4। ठीक उसी तरह से क्या किए थे, 1 माइनस 3 कर दिए बिगेट। तो 1 माइनस 3 जब हम करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए तो y और z कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x, और 9 माइनस 7 करेंगे 2, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 2।
फिर हम आपको क्या बताएं कि जेड इसमें भी और इसमें भी है, दोनों में से किसी से एक निकाल लीजिए। हम सेकेंड से निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम 2 से क्या हो जाएगा, फ्रॉम 2 से जेड इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 5 माइनस एक्स, ठीक है। जेड इक्वल टू क्या लिखेंगे 5 माइनस एक्स और x का वैल्यू 2, तो 5 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ गया 3। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज जेड इक्वल टू 3, ठीक है। फ्रॉम 2 से हम लोग जेड का वैल्यू निकाल लिए। तो फाइनल क्या आ गया, देयरफॉर x इक्वल टू 2 आया, y का वैल्यू 4 आया और z का वैल्यू है सो 3 आया। यही आंसर हो गया। प्रैक्टिस जब कीजिएगा ना तो 1 से 1.5 मिनट काफी है, ठीक है। इससे ज्यादा टाइम लगना भी नहीं चाहिए। 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन में 1 से 1.5 मिनट बहुत है। तो ये कैलकुलेशन फास्ट तभी होगा जब आप प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन a माइनस b 2a प्लस c 2a माइनस b 3c प्लस d -1 5 0 13 है। यहां पर भी क्या है, क्या आपको दिख रहा है, ये कैसा मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल का साइन है तो इक्वल मैट्रिक्स हो गया, अभी बताए थे रिजल्ट में। ये भी क्वेश्चंस जो है आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। आपको ए बी सी डी का वैल्यू निकालना है। अभी आप क्या सीखे कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होता है, अगर आपका दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो क्या जानते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, a माइनस बी इक्वल टू -1, और देखिए दोनों में ए बी है तो इसी से हम काम कर लेते हैं। 2a माइनस बी इक्वल टू 0, तो राइट साइड 0 है तो यहां से हम लिख सकते हैं b इक्वल टू 2a। यहां से इसको राइट साइड लेके चले जाएंगे तो b इक्वल टू क्या आ गया 2a। इसको अगर हम इक्वेशन 1 माने तब फ्रॉम 1 से देखिए तो क्या हो जाएगा, b के जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 2a इक्वल टू क्या हो गया -1, a माइनस 2a क्या हो गया -a इक्वल टू -1 कैंसिल हो गया तो a का वैल्यू निकल गया। अब a का जब वैल्यू निकल गया तब b क्या होगा, यहीं से आप निकाल दीजिए। चलिए इसको हम 2 मान लेते हैं, तब a का वैल्यू 1 है तो देयरफॉर यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं कि फ्रॉम 2 b का वैल्यू क्या हो गया 2, a के जगह पे 1 पुट करेंगे तब b का वैल्यू क्या हो गया 2। ठीक उसी तरह से अब देखिए यहां पर है a प्लस c, यहां पे 2a प्लस c इक्वल टू 5, तो c का a का तो वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो a के जगह पे 1 हम पुट करेंगे तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 यानी कि 3। समझ में आ रहा है सब लोग को। ठीक उसी तरह से अब यहां पे देखिए c और d है तो 3c प्लस d इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, और c का वैल्यू मेरे को मालूम है 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, तो d इक्वल टू क्या हो गया 13 माइनस 9 कितना आ गया 4। तो a का वैल्यू आ गया 1, b का वैल्यू आ गया 2, c का वैल्यू आ गया 3 और d का वैल्यू आ गया 4। समझ में आ रहा है सब लोग को। इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है सो इक्वल होता है। अब उसी को सिस्टमेटिक लिख लेते हैं। सॉल्यूशन जब हमको करना होगा तो कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन गिवन दिस इक्वल टू दिस, ये मैट्रिक्स दिया होगा, एक लाइन लिखना है तो आप लिख सकते, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जब हम इक्वल करेंगे तो यहाँ पे दिस इंप्लाइज a माइनस बी इक्वल टू -1, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और दूसरा 2a माइनस बी इक्वल टू 0, तो यहां से b दिस इंप्लाइज b इक्वल टू क्या हो गया 2a, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब फ्रॉम 1 से अब b के जगह पे हम क्या करेंगे 2a पुट कर देंगे, तो फ्रॉम 1 से b के जगह पे जब 2a पुट कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ गया a माइनस 2a इक्वल टू -1, तो यहाँ पे a माइनस 2a करेंगे तो -a इक्वल टू -1 माइनस माइनस कैंसल, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि a इक्वल टू हो गया 1। ठीक है, इसके बाद
अब a का वैल्यू जब मालूम हो गया तो फ्रॉम 2 से b का वैल्यू मालूम हो जाएगा, तो फ्रॉम 2 से हम क्या कहेंगे, दिस इंप्लाइज b इक्वल टू 2। a के जगह पे 1 पुट कीजिएगा तो b इक्वल टू क्या हो गया 2। नेक्स्ट में फिर क्या किए थे, दिस इंप्लाइज 2a प्लस c इक्वल टू 5। c का b का ये a का वैल्यू मेरे को मालूम है, a का वैल्यू मालूम है 1, तो यहां पे हम 1 पुट करेंगे तो ये राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तब 5 माइनस 2 करेंगे क्या हो जाएगा 3, तो c का वैल्यू क्या आ गया 3। 2 इंटू 1 प्लस c इक्वल टू 5, तो c का वैल्यू क्या आ गया 3। c का वैल्यू मालूम है तो यहां से d का वैल्यू निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दिस इंप्लाइज 3c प्लस d इक्वल टू 13। c का वैल्यू 3 है तो यहां पे क्या हो गया 9, तो आप लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज 3 इंटू 3 प्लस d इक्वल टू 13, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा 4 डायरेक्ट। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि देयरफॉर a इक्वल टू हो गया 1, b इक्वल टू हो गया 2, c इक्वल टू हो गया 3 और d इक्वल टू हो गया 4। यही आपका आंसर होगा। इसको कंप्लीट कीजिए। सभी लोगों का हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए बहुत ज्यादा टाइम लगाना नहीं है, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है और बहुत ही आसान है, बस सिर्फ इक्वेशन सोल्व करना है। तो कैलकुलेशन जो है ना खुद से आप कीजिए, है ना, बोर्ड पर देख करके मत उतारिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहा है। ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8। ये तो मल्टीपल चॉइस हो गया। क्या कह रहे हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, नहीं, और कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। आपको क्या बताया थे फर्स्ट क्लास में कि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होता है, इक्वल होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होता है। तो यहां पर रोज का संख्या क्या है m और कॉलम का संख्या क्या है n, तो क्या हो जाएगा m इक्वल टू n। इसमें कुछ नहीं था तो आंसर क्या हो जाएगा c, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं है तो डायरेक्ट हम लिख दिए आंसर c। ये थ्योरी में बताया हुआ है, थ्योरी में बताया हुआ है। और अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स में जो होता है नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ऐसे कोई जरूरत है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल, ठीक है। यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं दिया हुआ, कॉमा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 4 चॉइस दिया हुआ है, एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है। क्वेश्चंस में क्या कह रहे हैं पहले उसको समझ लीजिए। कह रहा है कि ये दोनों मैट्रिसेस, ये जो पेयर में मैट्रिसेस दिया हुआ है, मतलब ये दोनों जो मैट्रिसेस दिया हुआ है वो इक्वल होगा। कब होगा, एक्स मतलब एक्स और वाई का वैल्यू क्या होने से ये दोनों मैट्रिसेस है सो इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, कॉमा है सबसे पहली बार। तो क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहा है कि x और y का वैल्यू क्या होने से दोनों मैट्रिक्स है सो इक्वल हो जाए। x और y का वैल्यू क्या होने से दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाए। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को मान लेंगे कि इक्वल है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि सॉल्यूशन में कि लेट मैट्रिक्स दिस इक्वल टू दिस, यही चीज तो बोल रहा है ना कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, एक्स और वाई का वैल्यू क्या होने से ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगा। तो हम मान लिए कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है और उसके बाद क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर देंगे और देख लेंगे कि एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, वाई का वैल्यू क्या आ रहा है। तो अब यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं कि इक्वेटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं
इक्वेट का मतलब इक्वल टू कर रहे हैं, किसको? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो अब देखिए यहां पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, सारे को निकालने का कोई जरूरत नहीं है, आपको यहीं से पता चल जाएगा। यहां पर देखिए 3x प्लस 7 है और यहां पे 2 माइनस 3x है। पहले ना हम इससे निकालते हैं x का वैल्यू, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? दिस इंप्लाइज 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो देखिए तो 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 करेंगे तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो जाएगा? -7/3। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? -7/3। और यहां से जब हम x का वैल्यू निकालेंगे 2 माइनस 3x इक्वल टू 4, तो देखिए तो यहां -3x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2। तो 3x इक्वल टू 2/3, x इक्वल टू यहां से क्या आ गया? 2/3। एक ही क्वेश्चंस में ध्यान रखिएगा, एक ही क्वेश्चंस में x का दो डिफरेंट वैल्यू आ रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है। एक ही क्वेश्चंस में x का दो डिफरेंट वैल्यू पॉसिबल नहीं है। यहां पे x का वैल्यू जब इस एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल किए तो यहां से आ रहा है -7/3 और यहां से आ रहा है 2/3, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? नॉट पॉसिबल टू फाइंड। आप निकाल ही नहीं सकते x और y का वैल्यू। समझ में आ रहा है बात? इसको चेक करने का कोई जरूरत नहीं है अब कि यहां से हम y का वैल्यू नहीं, जब हम x से ही पता चल गया तो उसको निकालने का कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो क्या हम बोले? सबको समझ में आया? क्वेश्चंस में क्या कह रहा था कि x का वैल्यू क्या होगा जब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगा। तो x का और y का वैल्यू निकालना पॉसिबल ही नहीं है। इससे आंसर आपका मतलब नॉट पॉसिबल टू फाइंड। क्या होगा? क्लियर हुआ? तो लिख लीजिए उसको। यहां से क्या होगा? दिस इंप्लाई 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा? यहां से क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाई x इक्वल टू -7/3। ठीक उसी तरह से यहां से फिर हम निकाले दिस इंप्लाइज 2 माइनस 3x इक्वल टू 4। तो यहां से फिर क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज x इक्वल टू -2/3। तो यहां पर क्या हो रहा है? x का वैल्यू -7/3 आ रहा है और यहां पर x का वैल्यू -2/3 आ रहा है, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो हम कैसे लिखेंगे? नीचे एक लाइन लिख लेंगे कि हेंस टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x which is not possible. Hence two different values of x comma which is not possible. तो आंसर इसका कौन सा हो गया? बी। सब लोग को समझ में आया? इसका आंसर कौन सा हो गया? बी। इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये भी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है एनसीईआरटी का। क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज ए में है 27, बी में 18, सी में 81 और डी में 512। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझिए। आपसे क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि आपके पास एक 3/3 मैट्रिसेस है, 3/3 मैट्रिक्स है। अगर हम आपसे पूछें कि अगर कोई मैट्रिक्स 3/3 लिखा हुआ है तो आपसे हम पूछें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे? 9। नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बताता है, तो टोटल है सो 9 हो गया। अब मान लेते हैं कि एक ऐसा मैट्रिक्स है, ठीक है, वो कैसा मैट्रिक्स है? 3/3 मैट्रिक्स है। तो हर प्लेस पे आप क्या एंट्री कर रहे हैं? 0 और 1। हर प्लेस पे आप क्या एंट्री कर रहे हैं? 0 और 1। तब कहता है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस क्या होगा?
नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस क्या होगा। इसमें थोड़ा सा ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट यूज होगा। जैसे आप देखिए, ऐसे समझिए कि अगर आपको बोला जाए, ध्यान से दीजिए, थोड़ा सा हम रिकॉल करवा रहे हैं, आपको कहा जाए कि 1 2 3 4 ये 4 डिजिट दिया हुआ है, ठीक है, ये 4 डिजिट दिया हुआ है। इस 4 डिजिट में से 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, और रिपीटिशन अलाउड है। तो रिपीटिशन जब अलाउड है तो आप क्या करते थे, अगर हम पूछेंगे कि 100 प्लेस पे क्या होगा, तो आप कितने तरह से आप डिजिट को प्लेस कर सकते हैं, तो आप क्या बोलते थे कि यहां पे 4 डिजिट है तब 4 वेज, यहां पर भी क्या होगा 4 वेज, यहां पे क्या होगा 4 वेज। क्यों? रिपीटिशन अलाउड है। इसी क्वेश्चन में अगर हम बोलते कि रिपीटिशन नॉट अलाउड, 4 डिफरेंट डिजिट दिया हुआ है, उसमें से 3 डिफरेंट डिजिट का कितना पॉसिबल नंबर होगा, तो इसको आप 2 मेथड से सोच सकते हैं। पहला मेथड तो ये हो गया, रिपीटिशन नॉट अलाउड है तो यहां पर इस प्लेस पे कितने तरीका से फुलफिल कर सकते हैं, तो टोटल 4 डिजिट है तब 4 वेज। इस प्लेस को कितने तरीका से फिल्ड अप कर सकते हैं, तो 3 वेज। क्यों? रिपीटिशन नॉट अलाउड है, तो जो डिजिट आप यहां पे फिल्ड अप किए वो यहां पे अब नहीं होगा। अब एक डिजिट यहां पे फिल्ड अप हो गया, एक डिजिट यहां पे फिल्ड अप हो गया, तो इसको आप कितने तरीका से फिल्ड अप करेंगे, रिमेनिंग आपका 2 डिजिट बचा तो 2 वेज। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड आप डायरेक्ट फार्मूला से कर सकते थे कि n डिफरेंट थिंग्स में से, ठीक है, n डिफरेंट थिंग्स में से r डिफरेंट थिंग्स को सजाना है, तो उसको सजाने का जो तरीका होता था npr, उसको सजाने का जो तरीका होता है npr। तो यहां पे टोटल 4 डिफरेंट डिजिट्स है, उसमें से 3 डिजिट्स को सजाना है, परमुटेशन करना है, तो आप क्या लिखेंगे 4p3, तो 4p3 और ये 4 इंटू 3 इंटू 2 दोनों तो सेम है। तो उसी तरह से अब आप ऐसे समझिए कि टोटल कितना एलिमेंट्स है, 9 एलिमेंट्स है, टोटल एलिमेंट्स कितना है 9 है, ठीक है। और हर प्लेस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हर प्लेस को कितने तरीका से आप जो डिजिट है एंट्री कर सकते हैं, तो 0 और 1 यानी कि 2 तरीका से, यानी कि इस प्लेस पर भी है सो आपका 2 वेज होगा, इस प्लेस पे भी 2 वेज होगा, इस प्लेस पर भी 2 वेज होगा, सब पे है सो आपका 2 वेज होगा। यानी कि हम कर सकते हैं कि 2 का पावर 9 और इसको तोड़िएगा तो 5 1 5 5 1 2 आएगा। बोलिए, सबको समझ में आया? द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, इस तरह का क्वेश्चंस हम लोग पहले कर चुके हैं, 2 क्वेश्चंस, इसके जस्ट पहले वाला क्लास नहीं, फर्स्ट क्लास में, ठीक है, फर्स्ट क्लास में ही हम आपको क्वेश्चंस करवा चुके हैं। उसमें क्वेश्चंस क्या था, वो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चंस था। उसमें क्या कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो करवाए थे आपको हम सिर्फ याद दिला दे रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है, आपको सिर्फ हम याद दिला दे रहे हैं कि आपको क्वेश्चंस में क्या था कि कोई भी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है, नहीं, कोई भी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है, इससे बताइए कि टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस कितना बनेगा, यही था ना, इसमें टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस कितना बनेगा। तो 24 एलिमेंट्स है, तो आप क्या किए थे, आप एक मैट्रिक्स बनाए थे 1 इंटू 24, आप एक मैट्रिक्स बनाए थे कितना 24 इंटू 1, याद आ रहा है। फिर उसके बाद आप क्या किए थे 2 इंटू 12, 12 इंटू 2, मतलब इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो 24 एलिमेंट 24 एलिमेंट्स था, तो कितना मैट्रिसेस बना, ठीक है। ये क्वेश्चंस हम करवा चुके हैं सेकेंड और थर्ड में इसी तरह से। तो उसी तरह से तो यहां पर भी आपका हो गया ना कि 9 एलिमेंट्स टोटल है, लेकिन बदला क्या,
यहां पर कह रहा है कि हर प्लेस पे अब दो दो डिजिट आ गया। अगर यहां पे सिर्फ बोलता है कि 0 रखना है या 1 रखना है या एक ही डिजिट रखना है, तब तो फिर आप इसको कैसे बनाते? 1/9, 9/1, फिर 3/3, बस इतना ही आंसर हो जाता। लेकिन क्या कह दिया कि हर प्लेस पे आपको 0 और 1 एंट्री करना है। 3/3 अगर मैट्रिक्स है तो टोटल 9 एलिमेंट्स होगा। अब 9 एलिमेंट्स होगा और हर पोजीशन पे आप या तो 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं। 0 और 1, ठीक है, 0 और 1, 0 और 1। तो कितना तरीका से? 2 तरीका से। कितना तरीका से? 2 तरीका से, 2 तरीका से। और इस तरह से कितना टाइम्स? 9 टाइम्स। 9 एलिमेंट्स टोटल हो जाएगा ना 3/3 मैट्रिक्स में। तो 2 का पावर जब 9 करेंगे तो ये आपका 512 आएगा। तो सब लोग को ये बात समझ में आ गया होगा। इसको आप सिस्टमेटिक लिख लीजिए सॉल्यूशन में कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स, the number of elements of given matrix of order 3/3 equal to 9 and each of these elements can be either 0 or 1, can be either 0 और 1। तो हर प्लेस पे आप कितने तरीका से फिल्ड अप कर सकते हैं? 2 वेज। तो लिख लीजिए each of the 9 elements can be filled in 2 ways, can be filled in 2 ways। therefore required number of possible matrices, क्या हो जाएगा? 2 into 2 कितना टाइम्स? 9 टाइम्स। 2 into 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 2, 9 टाइम्स। तो हम लिखेंगे 2 का पावर 9, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 512। तो इसका आंसर कौन सा आ गया? डी। तो आंसर है सो डी हो गया। तो ये तो आपका एक तरह समझिए कि एक्सरसाइज 3.1 का सारा क्वेश्चंस हो गया। अब इक्वल मैट्रिक्स से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछा है उसको हम लोग करेंगे, ठीक है, उसको हम लोग करते हैं। इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ये सब लोग का कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ तो जल्दी से कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस नंबर 20। ये क्वेश्चंस ना आईएससी में 2012 में 1 मार्क का पूछा हुआ था। बहुत ही आसान है। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चंस आता है। आपको दिया हुआ है कि ये इक्वल मैट्रिक्स है, तो बताइए चारों में कौन सा होगा? है आसान। इक्वल मैट्रिक्स में क्या बताएं? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये तो मल्टीपल चॉइस है, तो एबीसीडी लिखना था। अगर ये मल्टीपल चॉइस हटा देता तब हम लोग कैसे बनाते? हम लोग वहां पे सिस्टमेटिक लिखते कि सॉल्यूशन में गिवन दिस इक्वल टू दिस दिया हुआ और ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, तो क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होता है। तो एक लाइन यहां पे लिख लेंगे कि द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ 2 इक्वल मैट्रिसेस आर इक्वल, ठीक है। तो जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा तो देखिए तो x/3 प्लस 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे? 5/3। अब ये सब तो कैलकुलेशन है, ठीक है, ये सब लोग को आना चाहिए। देखिए यहाँ पे x/3 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5/3। ये 1 को राइट साइड लेके चले जाएंगे तो x/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5/3 माइनस 1। एलसीएम जब आप ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस 3 जब करेंगे तो 2/3 हो गया। 3 3 कैंसिल हो गया तो x का वैल्यू 2 आ गया।
ठीक उसी तरह से इससे जब हम निकालेंगे y माइनस 2/3 इक्वल टू 1/3। अब ये 2/3 राइट साइड चला जाएगा तो 1/3 प्लस 2/3 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 3, 2 प्लस 1 3, यानी कि 3/3 जब करेंगे तो ये क्या हो गया 1। तो x का वैल्यू आपका आया 2 और y का वैल्यू 1। देखिए तो है कहीं x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, पहला ही चॉइस में तो है। ठीक है, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, तो आपको आंसर ए लिखना था। यही क्वेश्चंस आपको मल्टीपल चॉइस में नहीं रहता, तो इस तरह से हम लोग बनाते क्या करते, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करेंगे तो दिस इंप्लाइज x/3 प्लस 1 इक्वल टू 5/3। तो दिस इंप्लाइज यहां से क्या हो जाएगा x/3 इक्वल टू 5/3 माइनस 1। और जब एलसीएम लेंगे तो दिस इंप्लाइज यहां पे क्या हो जाएगा x/3 इक्वल टू एलसीएम लीजिएगा तो 3, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, तो यहां पे हो जाएगा 2/3। 3 3 कैंसिल हो गया तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि x इक्वल टू आ गया आपका 3, ये 2, 3 3 कैंसिल हो गया तो x इक्वल टू क्या आ गया 2। ठीक उसी तरह से अब इसको इक्वल करेंगे तो y माइनस 2/3 इक्वल टू 1/3। नहीं, अब इसको राइट साइड लेके जाइएगा तब क्या हो जाएगा दिस इंप्लाइज y इक्वल टू हो जाएगा 1/3 प्लस 2/3। एलसीएम लेंगे तो 3, 2 प्लस 1 3, 3/3 कैंसिल होकर के क्या आ गया 1, तो y इक्वल टू आ गया 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर x इक्वल टू आ गया 2 और y इक्वल टू 1। यही आपका आंसर हो गया। तो इसमें आंसर कौन था ए। ठीक है, इसमें आंसर कौन सा आ गया ए। तो ये आपका 2012 में 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कर लिए सब लोग? इसको कंप्लीट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि फाइंड x एंड y इफ, यहां पे कैसा मैट्रिक्स दिया हुआ 1/2, यहां भी 1/2 मैट्रिक्स है। ठीक है, x और y का वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन 2013 में फिर 1 मार्क में पूछा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इक्वल मैट्रिक्स है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर देंगे। ये तो देखिए ऐसे ही है, ये तो पता नहीं क्यों इतना आसान क्वेश्चन देता है। 2x इक्वल टू 6 तो x इक्वल टू 3 हो गया। और दूसरा फिर क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 2, x प्लस वाई इक्वल टू 2 और x का वैल्यू है 3, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस 3, इधर से प्लस 3 जाएगा उधर तो माइनस 3, तो y का वैल्यू कितना आ गया -1। आंसर हो गया। कितना मिनट 30 सेकेंड लगेगा। कर लीजिए इसको। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि गिवन दिस इक्वल टू दिस दिया हुआ, इक्वल मैट्रिक्स है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपका इक्वल होगा। एक लाइन लिख लीजिए कि द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टू इक्वल मैट्रिसेस आर इक्वल। द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टू इक्वल मैट्रिसेस आर इक्वल। तो दिस इंप्लाइज 2x इक्वल टू क्या हो गया 6, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू क्या आ गया 3। यहां से जब हम निकालेंगे तो दिस इंप्लाइज x प्लस वाई इक्वल टू 2, x का वैल्यू मेरा 3 है, तो दिस इंप्लाइज y इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट साइड जब आ जाएगा तो -1, x के जगह पे 3 जब पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 यानी कि -1। तो नीचे लिख लीजिए कि देयरफॉर x इक्वल टू 3 आ गया और y इक्वल टू -1। यही आंसर हो गया। ये सब क्वेश्चन से आया हुआ है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। सब लोग कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चंस लिखिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन आपका दिया हुआ है x प्लस वाई 2, 5 प्लस जेड वाई 6 2 5 4। ये भी क्वेश्चंस
आईएससी में 2016 में 1 मार्क में पूछा हुआ है। ठीक है, ये 2016 का क्वेश्चन। क्या करेंगे, इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ है तो सॉल्यूशन में यहां पे लिखेंगे कि गिवन दिस इक्वल टू दिस। अब आप लोग खुद से कीजिए, एक लाइन यहां पे लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा कि द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टू इक्वल मैट्रिसेज आर इक्वल। ठीक है, अब देखिए तो कैसे निकालिएगा। यहां पे x प्लस जेड का तो वैल्यू ऐसे ही निकल गया, y का वैल्यू ऐसे ही निकल गया, नहीं y का वैल्यू 4, यहां से z का वैल्यू निकल जाएगा 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो z इक्वल टू 0। और जब y निकल गया तो x भी तो निकल जाएगा। x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है 6, और y का वैल्यू आया 4, तो x इक्वल टू क्या आ गया 2, हो गया। कंप्लीट कर लीजिए। दिस इंप्लाई यहां पे क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 6, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। यहां से फिर क्या हो गया, y प्लस जेड इक्वल टू 5, तो यहां पे लिखेंगे y प्लस जेड इक्वल टू 5, तो दिस इंप्लाई z इक्वल टू क्या हो गया 0। और यहां से क्या निकल गया y का वैल्यू, तो दिस इंप्लाइज y इक्वल टू डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 4। अब फ्रॉम 1 से अब x का वैल्यू निकाल देंगे, तो यहां पे दिस इंप्लाइज फ्रॉम 1 मेरा है क्या x प्लस वाई, तो इसको इधर लेके चले जाएंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस वाई, और y का वैल्यू कितना है 4, तो 6 माइनस 4 करेंगे 2, तो x का वैल्यू क्या आ गया 2। तो देयरफॉर कर करके लिख लीजिए, x इक्वल टू आ गया 2 और y इक्वल टू आ गया 4 और z इक्वल टू आ गया 0। ये आंसर हो गया। मजा आ रहा है। सिर्फ इक्वल मैट्रिक्स से देखिए कितने सारे क्वेश्चंस हैं। 2019 में भी पूछा, फिर 2020 में भी पूछा। इसको कंप्लीट कीजिए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, इफ 2x प्लस वाई 2 1 x माइनस 2y इक्वल टू 7 to 1 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये 2019 में 1 मार्क में पूछा। नहीं निकल जाएगा मेरे को, इसको तो कुछ करना नहीं है, इसको तो कुछ करना नहीं है, जो करना है इसको और इसको करना है। तो यहां पे आपका आ गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 और x माइनस 2y इक्वल टू 4। ये इक्वेशन है, 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन। सोल्व करने का 5 मेथड होता है। अब इसमें से आप कितना मेथड जानते हैं मेरे को नहीं मालूम। एक मेथड तो सिंपल, आप क्या करते थे कि किसी एक को कैंसिल करते थे, तो यहां पे आप क्या करते थे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो 2y और माइनस 2y कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4x और प्लस x 5x, समझ में आ रहा है। एक मेथड तो ये हुआ। दूसरा मेथड आप क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते थे। सब्स्टिट्यूट जैसे x माइनस 2y इक्वल टू 4 है, तो यहां से x इक्वल टू 4 और प्लस 2y हम लिख लेंगे। जो मेथड आपको आसान लगता है वो मेथड कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि जो मेथड हम फॉलो कर रहे हैं वही आप फॉलो कीजिए। एक आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, एक डिटरमिनेंट से जानते हैं, समझ में आ रहा है बात। तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल है, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे कीजिए। हम यहां से क्या किए, x का वैल्यू निकालिए 4 प्लस 2y, और इसमें हम क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो इसमें अगर हम पुट कर देंगे तब 4 प्लस 2y और प्लस y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 4y, यहाँ पे क्या हो गया y 7, ये कितना हो गया 5y इक्वल टू, ये राइट साइड चला जाएगा तो -8 यानी कि -1, तो y इक्वल टू क्या आ गया -1/5। समझ में आ रहा है। अब y का वैल्यू है सो पुट कर दीजिए, किसी में 1 में पुट करना है 1 में कीजिए, 2 में पुट करना है 2 में पुट कीजिए, इसी में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो गया 4 प्लस 2y। अब यहाँ पे देखिए 4, ये प्लस 4 प्लस
टू इंटू -1/5। अब यहाँ पे क्या हो गया, 5 इंटू, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, एलसीएम लेंगे तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 20 - 2 यानी कि 18/5। तो ये सब कैलकुलेशन है, ये आपको खुद करना है। तो हम कैसे निकाल दिए, सब्स्टिट्यूट करके। आपको अगर लगता है कि नहीं दोनों को इक्वल करके करना है तो आप उस तरह से भी कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, +2y -2y कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, 4x और +x, यहाँ पे हो गया 5x। और इधर कितना हो गया, इधर हो गया 14 और +4 18। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 18/5। देखिए तो 18/5 है। अब 8x का वैल्यू किसी में पुट कर दीजिए, इसी में पुट कर देते हैं या इसमें पुट कर देते हैं। चलिए, तो यहां पे क्या हो गया, 18/5 -2y = 4। इसी को राइट साइड लेके चले जाते हैं, तो 2y = क्या हो गया, 18/5 -4। अब ये सब करना तो हम नहीं सिखाएंगे, ये एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। यहां पे कितना हो जाएगा, 20 और /5 ऐसा आ रहा है। अब इसको जब आप करेंगे तो 2y = -2/5, ये ये 2 कैंसिल हो गया, तो y = -1/5। देखिए तो -1/5 आया होगा y का वैल्यू, देखिए। तो आपको जो दिल करता है वो कीजिए। कोई भी 2 इक्वेशंस होता है ना, उसको 5 तरीका से आप सोल्व कर सकते हैं, जो कि आप 10th क्लास में ही पढ़ते हैं। ये सब चीज अब 12th में सिखाने का नहीं है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन में करेंगे तो गिवन दिस इक्वल टू दिस दिया हुआ है, सारा कुछ तो बता दिया। यहाँ पे लिख लेंगे कि द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ 2 इक्वल मैट्रिसेस आर इक्वल। क्या होगा, दिस इंप्लाइज 2x + y = 7। इसको इक्वेशन 1 मानना है। यहाँ पे क्या हो गया, दिस इंप्लाइज x - 2y = 4। तो यहाँ से x = हो गया 4 + 2y, इसको इक्वेशन 2 मान लिए और फ्रॉम 1 में पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज 2 इंटू, अब फिर क्या हो जाएगा, x के जगह पे 4 + 2y प्लस y = 7। दिस इंप्लाइज क्या हो गया, यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, यहाँ पे इसको करेंगे तो 4y प्लस y = 7। 4y प्लस y कितना आ जाएगा, 5y, ठीक है। कितना आ जाएगा, 5y। तो 5y और ये 8 इधर आ जाएगा तो -1, तो 5y -1, तो y = -1/5। इसी में अब हम फ्रॉम 1 करके फ्रॉम 2 से ही निकाल देते हैं x का वैल्यू। तो यहाँ पे x = क्या है, 4 + 2 × -1/5। इसको जब करेंगे तो 5 × 4 20 -2, 20 - 2 18/5। तो x = आपका आ गया 18/5। तो x देयरफॉर करके लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर x = 18/5 और y = आ गया आपका -1/5। यही आंसर हो गया। तो ये सब कैलकुलेशन देखिए, हम थोड़ा स्पीड भी बढ़ाए हुए हैं, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं और सारे बच्चे जानते होंगे। जो बच्चा 12th में पढ़ता है ये हो ही नहीं सकता है कि उसको इक्वेशन सोल्व करने नहीं आए, ठीक है। तो हम फिर वही बात बोले कि जैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लिए, आपको आसान लगता है तो आप कैंसिल करके निकालिए, क्या दिक्कत है, करना तो आपको है ना, हम तो सिर्फ गाइड कर रहे हैं कि आप इस तरह से कर सकते हैं। चलिए इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए। हो गया सब लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 24, आज का लास्ट क्वेश्चन। ये आईएससी 2020 में पूछा है 1 मार्क का। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y वेयर 2x + y 3y 6 4 और यहाँ पे 6 0 6 4 है।
आपको x और y का वैल्यू निकालना है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। अब यहां पे जब आप करेंगे कितना टाइम लगेगा, मेरे को तो समझाना पड़ रहा है, आप जब निकालेंगे देखिए तो 3y इक्वल टू क्या होगा 0, तो दिस इंप्लाइज y इक्वल टू क्या हो गया 0, निकल गया। देखिए यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 6, अब y का वैल्यू है 0, तो 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू क्या हो गया 3, हो गया। आप जब करेंगे ना तो 15 सेकेंड में निकाल लेंगे। मेरे को तो समझाना पड़ रहा है तो थोड़ा लेट भी होता है। अब सोचिए इतना आसान क्वेश्चंस एक एक मार्क का होता है, तो इसी तरह से नंबर बढ़ता है। 10 क्वेश्चंस रहता है 1 1 मार्क का। बोलिए कोई दिक्कत है? इसको कंप्लीट करते हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि गिवन दिस इक्वल टू दिस, और इक्वल मैट्रिक्स है तो एक लाइन लिखना है तो आप लिख लीजिए कि द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टू इक्वल मैट्रिसेस आर इक्वल। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, क्यों? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपका इक्वल होता है। इसको इक्वेशन 1 मान लिए, और यहां से मेरा क्या निकल जाएगा 3y इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज 3y इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 0। 0 वैल्यू है सो 1 में पुट कर देंगे, तब फ्रॉम 1 लिखेंगे 2x, ठीक है, 2x प्लस 0 इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू आ गया 3 और y इक्वल टू 0। यही आपका आंसर है। तो इतना जब आप करते हैं ना तो आपको 1 मार्क मिलता है, और एक क्वेश्चन आपका रहना ही रहना है। और एक क्वेश्चन कभी कभी ऐसा होता है ना कि एग्जाम में 2 क्वेश्चन मैट्रिसेस ही दे देगा एक नंबर का, या कभी कभी ऐसा करेगा कि एक क्वेश्चन मैट्रिसेस से रहेगा 1 मार्क का और एक डिटरमिनेंट से रहता है। ठीक है, डिटरमिनेंट जब स्टार्ट किया तो उस दिन भी हम बता रहे थे कि टोटल आपका 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस से, और सीबीएसई बोर्ड में 10 मार्क्स का आता है। एक क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का रहेगा, एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का, वो फिक्स्ड है। 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा वो मैट्रिसेस से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना होता है, 4 मार्क्स से डिटरमिनेंट का रहेगा, और इधर एक 1 मार्क का, इस टाइप का क्वेश्चन, या तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहेगा जो लास्ट क्लास में आपको बताए थे। तो आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में ये डेफिनेशन बेस है। लास्ट क्लास में मतलब नेक्स्ट क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम लोग डेफिनेशन देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में। क्या स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है, वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स या इसी को हम लोग रो वेक्टर कहते हैं। ठीक है, फिर कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर कहते हैं। फिर इसमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहेंगे। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में सिर्फ और सिर्फ आपको डिफिनीशन हम बताएंगे, प्रॉब्लम नहीं बताएंगे। जितना टाइम लगेगा सिर्फ हम लोग डिफिनीशन करेंगे। चलिए, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।